बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली चैट में ओके लिखें। जी जी, आई होप सो यू पीपल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोइम सेक्शन विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। आज हम पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर है हमारा 23। इससे पहले हमने 3 प्लेस अपने कवर किए और आज हम बाकायदा पोइम्स पढ़ेंगे। पोइम्स में हमारे पास द वेरी फर्स्ट पोइम इज़ द रेन, रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। द रेन मतलब कि इसके टाइटल से ही ये चीज़ जाहिर हो रही है कि ये जो पोइम है ये गालिबन बारिश पर लिखी गई है। और लिखने वाला कौन है, हमारा पोइट कौन है? विलियम हेनरी डेविस, जिसे W.H. डेविस के नाम से लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हमारी पोइम है द रेन और जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्टली अबाउट ऑथर। हम अपने मुसन्निफ जो कि हमारा पोइट है, आप इसको बेस्ट वे में समझ सकते हैं, हमारा जो शायर है, जो पोइट है, उसके मुतल्लिक हम जानेंगे कि विलियम हेनरी डेविस जो है वो कौन है। सेकेंडली वी विल स्टडी द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द रेन। पोइट को जानने के बाद जो अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज़ द मेन आइडिया। वे वो क्या मेन आइडिया है, क्या मरकज़ी ख्याल है जो इस पोइम में द रेन में पोइट प्रेजेंट करता है। और थ्रू द स्टडिंग ऑफ मेन आइडिया वी कैन गेट further understanding of the poem. Thirdly, we will study the figures of तीसरे नंबर पे आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, ये आपके लिए न्यूली चीज़ है। इससे पहले ऑथर के मुतलिक जो है वो आप तीनों प्लेस में पढ़ चुके हैं। मेन आइडियाज़ भी हम प्लेस के अंदर डिस्कस किया करते थे और जो फिगर ऑफ स्पीच है ये इससे पहले आपने तीनों प्लेस में नहीं देखा। अच्छा जी, फिगर्स ऑफ स्पीच वो टेक्निक्स हैं जो कि पोइट्स जो हैं वो अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या मेनली पूरे लिटरेचर के अंदर जो टर्म्स, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, दैट आर कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। हम ये भी देखेंगे द रेन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन कौन सी टर्म्स या टेक्निक्स जो हैं वो राइटर ने इस्तेमाल की हैं इन ऑर्डर टू इन्हांस द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम, ताकि वो पोइम का जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ा सके अपॉन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। In the fourth one, we will study the explanation of stanzas. हम पोइम देखेंगे और पोइम को पढ़ने के बाद जो हमारे स्टैंजास होंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए सबसे पहले हम पोइम देखते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? ऑल राइट, ठीक जी। पोइम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं हम। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैंने सुना पत्ते पानी पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो रिच लीव्स हैं, रिच लीव्स से मुराद जो बड़े पत्ते हैं, जो थिक लीव्स हैं, मोटे हैं, वो टॉप पर हैं, ऊपर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और
रिच लीव्स के नीचे जो पत्ते आएंगे, लोअर लीव्स, ऊपर वाले पत्ते उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके पानी का दे रहे हैं। अब आप जरा अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि जब बारिश होती है और वो एक ट्री पे पड़ती है, एक पूरे दरख्त पे, तो दरख्त में भी बेटा दर्जा बंदी हुई हुई है। आप आपके घर में, आपके सहन में अगर कोई दरख्त है तो आप उसको ऑब्जर्व करें, देखें कि ऊपर बड़े पत्ते होंगे, फिर उनके नीचे जो है वो छोटे पत्ते होंगे, या उनके साइड पे आगे पीछे हर पत्ता दरख्त का एक साइज नहीं रखता। ठीक है, अभी तक आप इसको इतना ही समझे। फर्दर इसकी बहुत डीप जो है वो राइटर ने इम्प्लीकेशन इस्तेमाल की है, जिनको आगे चल के हम पढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो एक एक कतरा करके नीचे वाले पत्तों पे पानी पहुंचा रहे हैं। दिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। और ये जो पानी गिरने की आवाज है, ये बहुत खूबसूरत शोर है, बहुत खूबसूरत आवाज है। These green leaves drinking near, और नज़दीक ही ये जो ग्रीन लीव्स हैं, ये जो हरे पत्ते हैं, सब्ज पत्ते हैं, ये ड्रिंकिंग, ये पानी पी रहे हैं, या ये उस रेन वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अच्छा आप इसकी दर्जाबंदी यूं भी कर सकते हैं, द सीन ऑफ रेन। अभी तक जो हमारे सामने स्टेंजा मौजूद है, जो लाइंस हैं हमारे पास 6, इनमें आप अपनी बुक्स पास रखें। अगर आपके पास अपनी बुक्स नहीं है तो आप अपनी नोट बुक्स पे लिख लें। पूरे स्टैंजा को नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ लिख लें कि फर्स्ट स्टैंजा जो है वो डिपिक्शन ऑफ द रेन सीन है। वो बयान करता है कि किस तरह बारिश हो रही है, और स्पेसिफिकली वो बारिश एक दरख्त पे पड़ती हुई, उसको वो सारा ऑब्जर्व करता है, दिखाता है कि किस तरह ऊपर वाले पत्तों पे पानी आता है, फिर नीचे वालों पे आता है, और किस तरह वो कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों को पानी दिया जाता है। अब आफ्टर रेन सीनरी है हमारे पास। अब जब बारिश हो जाती है उसके बाद क्या मंजर होता है हमारे पास, वो है एंड व्हेन द सन कम्स आउट। और आप देखते हैं कि जब बादल छट जाते हैं, जब बारिश हो जाती है, तो सूरज आता है। और कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे आप चैट में बता सकते हैं कि जब बारिश होती है तो सूरज की जो रोशनी है या जो सनशाइन है वो किस किस्म की होती है? वो बहुत मदद होती है, लाइट होती है, या बहुत ब्राइट होती है, हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को चमका देने वाली होती है। एक्सीलेंट उमे कलसूम, आपने लिखा है ब्राइट, बिल्कुल। जब बारिश के बाद सूरज निकलता है और वो अपनी रोशनी बिखेरता है, तो हर चीज जो है वो चमकती हुई नजर आती है। आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, सूरज निकला, बारिश रुक गई। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। जहां आपको नीचे गहराई तक, उन पत्तों तक जो है, जो अंधेरा था, या उनमें जो जो बारिश के ऊपर वाले पत्तों ने पानी पहुंचाया, गालिबन कोई अगर कोई कमी रह गई तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? वंडरस लाइट ऑफ द सन, सूरज की वो हिरान कुन, वो चमकदार रोशनी जो कहीं तक भी जो है वो अंधेरा नहीं रहने देगी। आप देखिए कि जब सूरज चमकता है तो इसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये नहीं होता कि भाई इस घर वालों ने कल नमाज नहीं पढ़ी थी तो आज इन पे सूरज नहीं चमकेगा। अगर ये घर वाले अमीर हैं, इन पे सूरज चमकेगा तो गरीबों पे नहीं चमकेगा। कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे पॉइंट तक पहुंच गए होंगे कि किस तरह ये जो पॉइंट है ये अपने दो मीनिंग्स रखती है। एक अपर मीनिंग है इसका, और एक इसका आप कह लें कि डीपर मीनिंग है। ऊपर वाले मानी को जब हम समझ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पत्ते हैं, ठीक है, और वो लोअर लीव्स पे पानी गिरा रहे हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। लेकिन अगर हम इनवर्डली, अगर हम इसका अंदरूनी मतलब समझें, तो एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का सामने आता है। और वो अलमिया क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन एट द क्लास डिफरेंसेस इन आवर सोसाइटी। हमारे मुआशरे के अंदर जो दर्जाबंदियां हो चुकी हैं, एक तरफ अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं, और इस तरह का सिस्टम चल पड़ा है कि अमीर अमीर तक होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तक होता जा रहा है। बहरहाल पॉइंट हमारा ये कहता है कि आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है
कि सूरज चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत हसीन और मुतासिर कुन जो है वो नज़ारा हो। अब यहाँ पर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। आपके पास दो चीजें हैं समझने के लिए, उनमें भी अंडर दो कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक तो ये जो पोइम है, इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है वो डिपिक्शन ऑफ द रेन सीन, किस तरह से बारिश पड़ती है दरख्त के पत्तों पर। सेकेंडली आफ्टर रेन सीन है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर सूरज चमकता है, तो वो इक्वली हर ऑब्जेक्ट को चमका देता है और उसकी रोशनी हर खासो आम तक पहुंच जाती है। अब आप इसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको समझिए, जिस तरह से हम तशरीहात कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन में भी लिखेंगे कि आपका पॉइंट आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि हमारे माशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, इम्तियाज है, अमीर और गरीब का फर्क मौजूद है। किस तरह से अमीर जो है वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से जो गरीब है वो रात पे गुजारा कर रहे हैं और वो बिल्कुल बामुश्किल ही अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर पाते हैं। और साथ ही साथ वो बिल्कुल मायूस नहीं होता, बल्कि वो हमें सूरज की जो एक इमेजरी पेश करता है वो हमें एक उम्मीद देता है। हमें कहता है कि जो नेचर है ये सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ये नेचर ने डिस्क्राइब किया हो, डिस्क्रिमिनेट किया हो कि ये पुअर पीपल हैं और ये रिच पीपल हैं। नहीं, ये हमारे सोसाइटल डिफरेंसेस हैं जिनको वी हैव टू वेनिश एट द स्पॉट, जिन्हें हम मैं और आप अभी से कर सकते हैं, हम इन्हें खत्म कर सकते हैं कि हमारी हिसाब से ऐसी कोई चीज जो है वो माशरे में फ्लरिश ना हो। बहरहाल अबाउट द पोइट हम चीज़ को देखते हैं। हमारा जो पोइट है वो कौन है या किस किस्म की वो अपनी फिलॉसफी रखता है। हु इज विलियम हेनरी डेविस। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। उसने इंग्लिश में लिखा। ही वॉज बोर्न इन 1871 एट वेल्स एंड डाइड इन 1940। वो 1871 में वेल्स में पैदा होता है और 1940 में उसकी डेथ होती है। He lived a poor life, वो एक गुर्बत भरी जो है वो जिंदगी गुजारता है। लेफ्ट स्कूल एट यंग एज, और अनफॉर्चुनेटली वो अभी बिल्कुल यंग एज में होता है कि अपनी गुर्बत की वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। He lived as a peddler and a beggar in USA, और फिर यूएसए में भी वो अपना वक्त गुजारता है, अमेरिका में, जिसमें वो एक बेकारी और एक फेरी वाले की हैसियत से जिंदगी गुजारता है। He was a prolific poet, वो एक ऐसा शायर है जिसने हर पहलू पे और माशरे के हर एस्पेक्ट पे लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी शायरी का हिस्सा सिर्फ एक तबका था, नहीं, उसने हर एस्पेक्ट पे हर तबके पे लिखा। और फेवरेट थीम्स ऑफ हिम वर नेचर एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीपल। उसके जो फेवरेट थीम्स थे जिनको ज़्यादातर उसने अपनी राइटिंग्स का हिस्सा बनाया, दैट वर नेचर एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर पीपल। और ये दोनों चीज़ें हमें इस पोएम में एग्जैक्टली नज़र आ रही हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन अबाउट द नेचर, कि वो कितना डीपली उसने नेचर को ऑब्जर्व किया हुआ है। अमूमन अमूमन फ्रेंड्स, मैं और आप हैं, हम कॉमन ह्यूमन बीइंग्स हैं। शायरी तो हम भी कर सकते होंगे, लेकिन शायर होने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन का बहुत जो है वो तेज होना ज़रूरी है। मैं और आप, हम तो बारिश बरसती देखते हैं लेकिन कभी इतना डीपली हमने ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब ये सीनरी दिखाता है हमें रेन की, तो हमें पता चलता है कि उसकी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग द नेचर। सेकेंडली उसने अपनी ज़िंदगी भी गुर्बत में गुजारी, लिहाजा उसको इस बात की रियलाइजेशन है कि जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हार्डशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फर्दर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। हमारी जो पोइम है द रेन, उसमें मरकजी ख्याल क्या है। फर्स्टली, देयर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ रेन फॉल्स ऑन ट्री। सबसे पहले तो एक हमें प्रेजेंटेशन मिलती है फर्स्ट स्टैंजा में कि किस तरह से जो बारिश है वो दरख्त के पत्तों पे गिरती है। और वो आपने देखा कि अपर लीव्स पे मेनली बारिश पड़ती है और फिर अपर लीव्स जो हैं वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके
लोअर लीव्स तक अपना जो पानी है, बारिश का पानी, उसको पहुंचाते हैं। पहले में तो प्रेजेंटेशन है रेन फॉलिंग की, किस तरह से बारिश गिरती है, बारिश का पानी गिरता है। फिर इट डिस्क्राइब मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फिनोमिना। वो फिनोमिना जो मेरी और आपके ऑब्जर्वेशन में गालिबन बहुत कम आता होगा, वो फिनोमिना क्या है कि ही शोज हिज इंटरेस्ट रिगार्डिंग नेचर। वो नेचर के मुतालिक अपना इंटरेस्ट बताता है और बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अट्रैक्टिव वे में वो उस फिनोमिना को जाहिर करता है। वो फिनोमिना क्या है? रेन फॉलिंग अपॉन द लीव्स। ठीक है, जब पत्तों पे बारिश का पानी पड़ेगा और फिर फर्दर वो लोअर लीव्स तक किस तरह से पानी पहुंचाएंगे। यहाँ पे पोइम के अंदर दो इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, एक अपेरेंट है और एक डीप है। अपेरेंट लेवल में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ है। अपेरेंटली बारिश का पानी गिर रहा है पत्तों पर और उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ऊपर वाले पत्तों पे पानी अच्छी तरह से आ रहा है और वो नीचे वाले पत्तों पे कतरा कतरा करके पहुंचा रही है। डीपली अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो हमें पता चलता है कि मुआशरे के अंदर अमीर और गरीब में एक फ़र्क मौजूद है। अमीर जो है वो गरीब का बहुत एक्सप्लॉइट करता है, उसको उसका इस्तेसाल करता है। गरीब की ज़रूरियात जो हैं वो बामुश्किल पूरी होती हैं और अमीर लोग जो हैं वो नुमाइश और दिखावे में अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको बसर करते हैं। और देखें, अगर आप उन अमीरों के पास प्रॉपर्टी है भी, अगर उनका ठीक है, अ, हम मानते हैं बीइंग मुस्लिम्स, हमारी इस बात पे अकीदा है हमारा कि जो रिस्क है उसकी तकसीम जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात भी है कि अगर अमीर लोग जो है वो अपनी नुमाइश और दिखावा छोड़ दें तो बहुत सारे माशरे के अंदर मसाइल जो है वो हल हो जाए। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि बेशक आपका सरमाया है, आप उसमें मजीद इजाफा करते जाएं, आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा गरीब जो है वो ना पिस रहा हो, जो कि बहुत गुर्बत में, अफलास में ज़िंदगी गुजार रहा हो। अगर आपके पास इतना वजूद है, इतना पैसा है, इतनी आमदन है, तो आप लाजमी जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। फिर ये डीपली हमें बताता है कि रेफरेंस टू प्रिवेलेंट सोशल डिफरेंसेस एंड इनजस्टिस, किस तरह से जब अमीर गरीब का फर्क है तो वो फर्क हमें हर इंस्टीट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। आप अगर हम बात करें कोर्ट्स की, पुलिस स्टेशन की हम बात करें, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो ऐसा देखने में आता है कि जहाँ पे कोई अथॉरिटी वाला जो आदमी है वो एंटर होता है तो उसको प्रिविलेज दिया जाता है, उसका काम पहले कर दिया जाता है, और जो गरीब है उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है। और ये सरासर इनजस्टिस है, ना इंसाफी है, और ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस को जन्म देता है। देखिए, ये चीज़ सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि जिस गरीब का आप इस्तेसाल कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके राइट्स नहीं उसको मिल रहे, वो आगे चल के क्राइम्स में भी मुलविस हो सकता है। और जब वो बंदा जुर्म करेगा, क्राइम्स में मुलविस होगा, तो फिर मुआशरे के अंदर एक बहुत ही जो है बिगाड़ पैदा होगा, जिसको फिर सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपर लीव्स आर लेविशली वाटर्ड बाय द रेन। हमने देखा कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं भाई उन तक तो पानी जो है वो बहुत अच्छे से पहुंच रहा है, जबकि जो लोअर लीव्स हैं क्वेंच देयर थर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। जबकि जो नीचे वाले पत्ते हैं वो तो अपनी प्यास जो है वो बहुत मुश्किल से ही बुझा रहे हैं। सो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, जो कि मैंने पॉइंट्स में आपके सामने लिखा है। अभी देखते हैं कि हमारी पोइम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं, कौन से इस्तेलाहात, टर्म्स या टेक्निक्स जो हैं वो विलियम हेनरी डेविस ने पोइम द रेन में इस्तेमाल की हैं। तो फर्स्टली पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है वो। भाई पर्सोनिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ फिगुरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी, आप कह रहे हैं किसी एनिमल को, किसी बर्ड को, या फिर किसी आइडिया को। आइडिया क्या है? ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है।
आप किसी ऑब्जेक्ट को या आइडिया को आप ह्यूमन ट्रेड्स दे दें, आप कह दें कि भाई इंसानों वाली खसूसियात जो है वो आप उसको दे दें। तो हम देखेंगे कि इस पोइम में हमें पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे नजर आती है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है ग्रीन लीव्स। गालिबन आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है जिसमें वो ये कहता है कि दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। अब देखिए ड्रिंक या ड्रिंकिंग, पीना, ये ह्यूमन ट्रेट है, ठीक है। वो अलग बात है, एनिमल्स भी पीते हैं पानी, ठीक है, जो उस बर्ड्स भी पीते हैं उसको, प्लांट्स भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रेट है मेनली पानी पीना, कोई भी जो मशरूब है वो पीना, ये ह्यूमन ट्रेट है। हम इंसान पीते हैं ना, ठीक है। तो जब उसने लीव्स को, नेचुरल ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रेट दे दी, उसने कहा कि ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग, आप पत्ते तो पानी नहीं पी सकते ना, लेकिन ही इज यूजिंग द पर्सोनिफिकेशन। वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि क्या है कि किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन ट्रेड्स दे दें। तो ग्रीन लीव्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है। अब उसको उसने कह दिया कि दे आर ड्रिंकिंग, वो पी रहे हैं, तो इट मीन्स कि ही यूजेस पर्सोनिफिकेशन, वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन किसको कहते हैं? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज को, दो मुख्तलिफ ख्यालात को ज्वाइंट कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, एक इफेक्ट, एक तासुर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं कि पोइम के अंदर वो क्या चीज इस्तेमाल करता है। आप देख सकते हैं कि वो वर्ड स्वीट नॉइस, फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लास्ट लाइन, जिसमें वो कहता है कि दिस इज स्वीट नॉइस टू हियर। अब देखिए दो ऑपोजिट आइडियाज हैं। नॉइस तो हम कहते हैं कि डोंट मेक अ नॉइस, भाई शोर मत करो, ठीक है। और स्वीट कहते हैं कि भाई बड़ा प्यार से हम कहते हैं कि स्वीट है, भाई अच्छा है, भला है, ठीक है। अब नॉइस तो ऐसी चीज है जो अनोइंग, जो हमें तंग करती है, और स्वीट ऐसी चीज है जो हमें डिलाइट देती है, खुशी देती है। लेकिन जब इन दो ऑपोजिट चीजों को इकट्ठा कर दिया इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, अपनी पोइम को मजीद जो है उसमें इंप्रेशन लाने के लिए, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं इमेजरी। कुछ बच्चों को इस टर्म के बारे में अंदाजा भी होगा। इट इज अ फिगुरेटिव लैंग्वेज टेक्निक इन विच द राइटर यूज्ड वर्ड्स टू क्रिएट एन इमेज और अ सीन। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी फिगुरेटिव टेक्निक है जिसके अंदर राइटर थ्रू वर्ड्स, इतने पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है कि मेरे और आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है, पूरी की पूरी सीनरी हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और पोइम के अंदर जब सन कम्स आउट, सूरज आता है, वंडरस लाइट विल फिल, शानदार रोशनी पूरी तरह फैल जाती है, सन शाइन्स ब्राइट, सूरज चमकता है, ठीक है, अपनी रोशनी बिखेरता है। इसके अलावा रिच लीव्स, पुअर लीव्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें जो हैं ये पावरफुली एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट कर देती है, ठीक है। अमूमन किसी नॉवल को, किसी पोइट्री को पढ़ते पढ़ते पूरी की पूरी तस्वीर हमारे माइंड में आ जाती है। तो वो कैसे आती है, वो इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर कहते हैं द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एस। किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन करना, मुवाजना करना, लेकिन लाइक और एज के वर्ड्स इस्तेमाल किए बगैर। आप इसको डायरेक्ट कंपैरिजन भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कहाँ पे एग्जांपल्स मिलती हैं, लीव्स ऑन टॉप, लीव्स लाइक टॉप नहीं, वो कह रहा लीव्स ऑन टॉप, उसने मेटाफर यूज किया, उसने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। पुअर बीनीथ, नीचे वाले, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप लाइक ड्रॉप, को ये कह रहा है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, मतलब वो बड़े पावरफुली, बड़े जोर से अपनी बात जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, और थ्रू मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन करके, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो इस पोइम के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अब बाकायदा लाइन 1 to 6 तक हम अपनी पोइम की जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। लाइंस को मैं रिपीट कर देती हूँ, और दो आपके स्क्रीन पे ये शो नहीं हो रही, लेकिन आपके पास बुक्स जो हैं वो लाजमी होंगी। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन,
I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. Is a sweet noise to hear these green leaves drinking near. And here is the explanation of the lines from 1 to 6. The poet hears the sound of falling rain on leaves. हमारा शायर W.H. डेविस वो पत्तों पर बारिश के कतरों की गिरने की आवाज सुनता है. The leaves seem to be drinking water. और पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं. The top leaves are growing in plenty. अब जो ऊपर वाले पत्ते हैं, जो टॉप लीव्स हैं, वो बड़ी प्लेंटी में, बड़ी वाफिर मिकदार में ग्रो करते हैं, उग रहे हैं. Therefore rich. इसीलिए वो रिच हैं, वो ताकतवर हैं, वो साहत में बड़े हैं. The lower leaves are growing thin, therefore poor. अब जो निचले सतह पे जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े कमजोर हैं, लिहाजा वो पुअर है. The rain is falling in heavy showers on the top ridges. बारिश बहुत हैवी शॉवर्स में ऊपर वाले पत्तों पे गिरती है, बट द रेन वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन द लोअर लीव्स. लेकिन जो बारिश का पानी है वो कतरा कतरा करके जो है वो नीचे वाले पत्तों तक पहुंचता है. इट लुक्स एज द रिच पीपल गिव अलार्म्स गोइंग आफ्टर गोइंग द पुअर. अब ये ऐसे ही है, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे अमीर लोग एक सिक्का सिक्का करके खैरात गरीबों को देते हैं. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि टॉप लीव्स जो हैं, अमूमन जिस बच्चे को ग़िज़ा अच्छी फराहम की जाए, उसको अच्छी ग़िज़ा दी जाए, वो जिस्मानी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्गली ग्रो करता है. तो सिमिलर इज द केस विद द लीव्स. ऊपर वाले पत्तों को पानी मिल रहा है, किसी पौधा आप लगाएं, उसको आप पानी ना दें, वो मुरझा जाएगा. जिन पत्तों को पानी मिल रहा है वो बड़े फ्लरिश कर रहे हैं, वो बड़े ग्लो कर रहे हैं और ग्रो करते हैं, लिहाजा वो बड़े रिच दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स कि मुआशरे के अंदर जिन लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जिन लोगों को आप मराद दे रहे हैं, वो रिच होते जा रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, लिहाजा वो ग्रूम कर रहे हैं, वो फ्लरिश कर रहे हैं. ठीक है, उनके पास लग्जरीज हैं, उनके पास आसाइशें हैं. आप लोअर लीव्स की बात करें, उनके पास पानी जो है वो बहुत कम मिकदार में पहुंचता है, इसलिए वो साहत के लिहाज से कमज़ोर हैं, थिन हैं. तो जिन गरीबों तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जाएंगी, मौके नहीं जाएंगे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी बमुश्किल पूरी होगी, तो वो क्या होगा कि वो मज़ीद निचले से निचले दर्जे पे चले जाएंगे. ठीक है, और माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा. However, ताहम the music produced by the falling rain on the leaves is soft and sweet. हाँ, एक इमेजरी स्ट्रॉन्ग की उसने और एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना उसने हमें बताया. हाँ, ताहम जो है जब बारिश का पानी इन कतरों पे पत्तों पे गिरता है तो बहुत खूबसूरत आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो ये जो चीज़ है ये हमें बताती है कि कितना स्ट्रॉन्गली हमारे पोइट ने नेचर को ऑब्जर्व कर रखा है. एक्सप्लेनेशन फ्रॉम लाइन 7 to 12. यहाँ पे लाइन्स हैं हमारे पास. एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप. A wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. And here is the explanation. After the rain has stopped, the sun will appear. जब बारिश रुक जाएगी तो सूरज जो है वो ज़ाहिर होगा और it will shine brighter than before. आप देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि बारिश के बाद हर चीज़ जैसे धुल गई है, तो सूरज की रोशनी जब उन पे पड़ेगी तो मज़ीद ब्राइटर दिखाई देगी हर चीज़. The sunshine will spread everywhere. और जो सूरज की रोशनी है वो हर तरफ फैल जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ पहाड़ों पर होगी और आबादियों पे नहीं होगी, बल्कि वो सेटलमेंट्स पे भी होगी, पहाड़ों पे भी, माउंटेन्स, हिल्स, हर चीज़ पे सूरज की रोशनी जो है वो इक्वली पड़ेगी और उसको ब्राइट कर देगी.
जी स्टूडेंट्स, आपने एक्सप्लेनेशन जो है प्रिपेयर करनी है। गालिबन आज के लेक्चर में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आइदर वो आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है, सेंट्रल आइडिया है, एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि आपने तैयार नहीं करनी है। इट विल मेक द होल एटमॉस्फेयर लवली एंड ब्राइट। और जब सूरज पड़ेगा, अपनी रोशनी बिखेरेगा, तो तमाम तर जो माहौल है वो खूबसूरत हो जाएगा, वो प्यारा दिखेगा। The dark round drops of water will begin to shine in the bright rays of sunshine. अब जो पानी के कतरे नीचे पड़े थे पत्तों पर, वो भी चमकेंगे, पानी के कतरे भी चमकेंगे। और इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत इमेजरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो सुबह सुबह जो है पत्तों पे जो आप कह लें कि पानी पड़ा होता है रात में, जब आप में सूरज की रोशनी वहां पे सुबह सुबह पड़ती है, तो आप खेतों में अगर जाएं, आप उसको ऑब्जर्व करें, तो वो पर्ल्स की तरह, वो मोतियों की तरह वो पानी जो है वो चमकता दिखाई देता है। द पोएट सेज दैट द सन shine will illuminate everything with its brilliance. It will indeed be a lovely sight. हमारा पोएट जो है डेविस, वो हमें ये कहता है कि सूरज की जो रोशनी है, एलिमिनेट, वो रोशन कर देगी हर चीज को, चाहे वो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, माउंटेन्स हैं, वादियाँ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर हम कहें कि वो अमीर है, गरीब है, निचले दर्जे का है, मिडिल क्लास का है, हर ऑब्जेक्ट तक, हर पर्सन तक सूरज की रोशनी जो है वो इक्वली जाएगी। और ये जो चीज़ है ये हमें एक होप देती है, हमें एक उम्मीद देती है, वो उम्मीद जिसके मुतालिक हमने अपनी ज़िंदगी, अपना सफ़र जारी रखना है। अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, हार्डशिप्स भी आएंगी, लेकिन ये पोइम हमें इस चीज़ का मैसेज देती है, होप देती है कि जो नेचर है वो सबको इक्वली टाइम देती है। जो नेचर है वो किसी के साथ नाइंसाफी या ज्यादती नहीं करती। और जब सूरज चमकेगा तो बिलाशुबा ये खूबसूरत नज़ारा होगा। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर। ये तमाम का लेक्चर था। अगर पॉइंट्स आज हमने स्टार्ट की हैं, अगर पॉइंट्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। आपने पॉइंट्स के अंदर जो चीज़ें करनी हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैं स्टार्ट होंगी। ऑब्जेक्टिव वाइज आपको बताती चलूँ कि आप सिनोनिम्स तैयार करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपने प्लेस में भी किए थे। फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं जो कि पॉइंट्स के हवाले से आपको आएंगे। और अगर कोई बच्चे अभी से ज्वाइन कर रहे हैं या जो भूल भाल किए हैं, वो फर्स्ट लेक्चर निकाल के उसको सुन सकते हैं, ठीक है। उसमें कंप्लीट जो है आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न, हर चीज़ जो है वो डिस्कस कर दी गई है। लेक्चर को रिपीट नहीं किया जा सकता बेटा, पूरा लेक्चर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, आपको अगर किसी पॉइंट की, किसी लाइन की या किसी मेरी एक्सप्लेनेशन की समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा लेक्चर जो है वो रिपीट कर दिया जाए। आप आफ्टर क्लास जो है वो आप लेक्चर को दोबारा से सुन सकते हैं। जी, फिगर्स ऑफ स्पीच। हम ऐसा होता है कि बोलते हुए हम अक्सर कहते हैं कि ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है उसने, ये उसने टेक्निक इस्तेमाल की है। तो जो पोइट्स होते हैं, जो शायर होते हैं या जो लिटरेरी पर्सन्स होते हैं, ये देखिए, बात तो मैं भी करूँगी, बात आप भी करेंगे, ठीक है, लेकिन जो पोइट होगा वो अपनी बात को पावरफुल बनाने के लिए कुछ खास तरह की इस्तेलाहात का इस्तेमाल करेगा, और वो इस्तेलाहात कहलाती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच देखे हैं, इमेजरी देखी हमने, ऑक्सीमोरॉन देखा हमने, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर। फर्दर जैसे जैसे हम पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, हर पॉइंट में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करेगा पोइट, वो हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी आपने समरी नहीं करनी। अगर आप मेन आइडिया प्रिपेयर करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, समरी के साथ आप गो थ्रू लाजमी जाए, ठीक है, उसको आप पढ़ें, लेकिन आप रट्टा लगाने वाला सिस्टम उसके साथ मत करें। जी, ये सेंट्रल आइडिया और ये एक्सप्लेनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।
गूगल क्लासरूम में आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।